अलग हो, हिंदी की क्लासेस अलग हो। फिर चलो आज की क्लास शुरू हम करते हैं। कल हमने सारी परिभाषाएं या डेफिनेशंस का, कल मतलब लास्ट क्लास में हमने सारे डेफिनेशंस और परिभाषाओं को पूरा किया था। आज हम धारा 2 क या सेक्शन 2A से स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये जो लॉ है, एक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ठीक है। सो सेक्शन 2A या फिर धारा 2 क क्या कहती है? एस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस, सभी विभागों और शाखाओं का प्रतिष्ठान के अंतर्गत होना। इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी एक प्रतिष्ठान या एक किसी एस्टेब्लिशमेंट, कोई एक अगर एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, प्रतिष्ठान है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, हो सकते हैं ना, ब्रांचेस हो सकते हैं अलग अलग लोकेशंस में, डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। और ये ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स या तो सेम लोकेशन में, सेम प्लेस पे, या डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं, राइट। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या प्रतिष्ठान की कोई शाखाएं या विभाग, ब्रांचेस यानी शाखाएं, डिपार्टमेंट यानी विभाग, चाहे वो एक ही स्थान, सेम प्लेस, या डिफरेंट प्लेसेस या विभिन्न स्थानों पर है, all such departments and branches will be considered as a part of an establishment for the payment of provident fund। पीएफ के फंड के, पीएफ या पीएफ जो हमारा प्रोविजन है, या पीएफ के जो बेनिफिट्स हैं, या इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, जब आप एस्टेब्लिशमेंट के केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज कंसीडर करते हैं, सभी केसेस में उसकी चाहे कितने भी ब्रांचेस हो, कहीं पे भी लोकेटेड हो, कितने भी डिपार्टमेंट्स हो, कहीं पे भी लोकेटेड हो, उन सभी को एक ही एस्टेब्लिशमेंट या एक ही प्रतिष्ठान माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रतिष्ठान के एक ब्रांच के अंदर में, एक शाखा के अंदर में पीएफ से रिलेटेड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और दूसरे में नहीं दिए जा रहे। उसके जितने भी ब्रांचेस, शाखाएं या विभाग होंगे, सभी को एक ही कंसीडर किया जाएगा। और इसको फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स के पर्पस की वजह से इस सेक्शन को ऐड ऑन किया गया था। अब हम आते हैं 3 सेक्शन पे, धारा 3। पावर टू अप्लाई एक्ट टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच हैज बीन कॉमन प्रोविडेंट फंड विथ अनदर एस्टेब्लिशमेंट। इस सेक्शन का मतलब क्या है? किसी अन्य प्रतिष्ठान के साथ सामान्य भविष्य निधि रखने वाले प्रतिष्ठान पर कानून लागू करने की शक्ति। चलिए हम कंसीडर करते हैं ए एंड बी, ये दो एस्टेब्लिशमेंट हैं, दो अलग अलग प्रतिष्ठान है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के ऊपर अभी तक प्रोविडेंट फंड या ये लॉ हमारा जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लागू नहीं हुआ है। बट ए वाला जो प्रतिष्ठान है वो एम्प्लॉयज को, अपने जो एम्प्लॉयज को किसी लॉ, किसी रूल या एग्रीमेंट के अंतर्गत प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से बी भी, ठीक है, बी के भी कुछ एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड की प्रोविजंस वो देते हैं। और ये दोनों के लिए ही, इन दोनों एम्प्लॉयज के लिए जहां पे ये फंड इकट्ठा होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन आता है ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए, ये एक फंड में जाके इकट्ठा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फंड, प्रोविडेंट फंड। फिर उसके अंदर से बेनिफिट या कंट्रीब्यूशन के करने के बाद में बेनिफिट दिया जाता है। अब जो ये फंड है, जहां पे ये पैसे इकट्ठे हो रहे हैं या कंट्रीब्यूशन आके इकट्ठा हो रहा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, ये दोनों ही प्रतिष्ठानों के लिए कॉमन है। अगली बात समझ में यहां तक? दिस फंड, प्रोविडेंट फंड, इज कॉमन फॉर बोथ द एस्टेब्लिशमेंट। इन एम्प्लॉयज का भी फंड, जैसे कि कई बार होता है, कई प्राइवेट कंपनीज हैं, एक
ट्रस्ट ट्रस्ट में जाके उनका फंड जमा होता है। अगर वो गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाके कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं कर रहे हैं, जमा नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग, बहुत प्राइवेट कंपनीज ऐसे करती है कि किसी ट्रस्ट में जाके अपना फंड इकट्ठा करती हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और इसी तरीके से और कंपनीज भी इसमें आके अपना कंट्रीब्यूशन रखती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ए प्रतिष्ठान और बी प्रतिष्ठान, इन दोनों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए कुछ प्रोविजंस चल रहे हैं, और इन दोनों के लिए जहां फंड इकट्ठा हो रहा है वो पीएफ फंड दोनों के लिए क्या है, सेम है, कॉमन है। तो ऐसे केस में अगर कभी ए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट, ए, इस ए एस्टेब्लिशमेंट या ए प्रतिष्ठान के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एक किसी भी तरीके से, किसी भी क्राइटेरिया की वजह से इस लॉ के प्रोविजन में आ रहा है, इस अधिनियम के क्या कह सकते हैं हम, स्कोप के अंडर आ रहा है, कि उसने एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दी है, अब इसके ऊपर ये लॉ को लागू करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि ए प्रतिष्ठान के ऊपर ये लॉ लगने वाला है, तो वो ये देख रही है कि ये ऑलरेडी जो इनके प्रोविडेंट फंड का चल रहा है वो किसी बी प्रतिष्ठान या बी एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयज के साथ में कॉमन है, सेम ये लोग भी दे रहे हैं, भले ही ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर अभी लॉ लागू नहीं हुआ है। ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट में ये ऑर्डर दे सकती है, या ये बोल सकती है, बता सकती है, नोटिफाई कर सकती है कि बी के ऊपर भी ये लॉ के प्रोविजंस लग जाएंगे। जहां किसी एक प्रतिष्ठान का किसी अन्य प्रतिष्ठान के साथ लागू होने वाले जो भविष्य निधि या ये पीएफ से रिलेटेड फंड जो है, या जो अकाउंट बोलते हैं, वो कॉमन होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर होती है कि नोटिफिकेशन के थ्रू वो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, या सॉरी नॉट साथ, उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इस लॉ के प्रोविजंस को लागू कर देंगे। जहां किसी प्रतिष्ठान पर इस अधिनियम का लागू होने से ठीक पहले एक ऐसी भविष्य निधि अस्तित्व में है जो उस प्रतिष्ठान के में काम करने वाले कर्मचारियों और किसी और अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के लिए सामान्य है, कॉमन है, वहां केंद्र सरकार राज्य पत्र के अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधान उस अन्य प्रतिष्ठान पर भी लागू होंगे। एम आई क्लियर? क्लियर है सभी को? क्लियर? विवेक, आप अपना इनपुट देंगे। समझ में आ गया क्या कहता है सेक्शन नंबर 3? ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 4 या धारा 4, पावर टू ऐड टू दी शेड्यूल 1, अनुसूची 1 में जोड़ने की शक्ति। अब इससे पहले कि मैं आपको इसके प्रोविजंस एक्सप्लेन करूं, आई विल जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, इस लॉ के अंतर्गत या अधिनियम के अंदर 4 अनुसूची हैं या 4 शेड्यूल हैं। वो चारों क्या है, हम उन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उन चारों के अंदर में मैं ये आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता भी चुकी हूं। ठीक है, तो शेड्यूल 1 जो है हमारा, वो ये नोटिफाई करता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से उद्योग, कौन से एस्टैब्लिशमेंट या कौन से प्रोसेसेस, स्पेसिफिकली कौन से इंडस्ट्रीज लेते हैं हम। ठीक है,
तो अनुसूची 1 में जो है इंडस्ट्री है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री दी गई है जिसके ऊपर ये लॉ या अधिनियम लागू होता है। क्या है शेड्यूल 1? शेड्यूल 1 या अनुसूची 1 के अंदर में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग, ठीक है, या प्रतिष्ठानों की लिस्ट दी गई है जिनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है। अब केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि अगर उसको लगता है किसी भी इंडस्ट्री को, उद्योग को इस अनुसूची के अंदर ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अब किस पर्पस के लिए? क्यों ऐड ऑन करेगी? ऑब्वियसली इसलिए ऐड ऑन करेगी क्योंकि उनको उस इंडस्ट्री के लिए प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्या बनानी है? स्कीम्स बनानी। तो उसके लिए ऐसे ही ऑल ऑफ सडन नहीं करना है। तो केंद्र सरकार राजपत्र में नोटिफिकेशन, अधिसूचना द्वारा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ऐड कर देगी इस शेड्यूल अनुसूची के अंतर्गत। एक बार वो ऐड ऑन हो जाती है, इस लॉ के प्रोविजंस उसको लग जाते हैं या उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। तो पहली अनुसूची हमारी क्या हो गई? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री। दूसरी अनुसूची हमारी क्या है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जितने स्कीम्स बननी है जिन मैटर्स के ऊपर, वो मैटर यहां दिए गए हैं। 3 के अंदर में पेंशन से रिलेटेड जितनी स्कीम्स बननी है उनसे रिलेटेड, किन मैटर से रिलेटेड पेंशन स्कीम बनाई जा सकती है, वो अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 के अंतर्गत एम्प्लॉय इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर्स जिनसे रिलेटेड ये स्कीम बनाई जा सकती है, वो अनुसूची 4 में दी। तो ये चारों को आप याद रखेंगे और पावर किसके पास में, एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पीएफ से रिलेटेड स्कीम्स बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आगे देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। उसी तरीके से पेंशन से रिलेटेड कौन स्कीम्स बनाएगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन स्कीम्स बनाएगा, ज्यादातर रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। So central government may by notification in official gazette add to schedule 1 to any industry in respect of the employees whereof it is of opinion that provident fund scheme should be framed under this act, and thereupon the industry so added shall be deemed to be an industry specified in schedule 1 for this purpose of the act. उसको माना जाएगा कि ये अब इस लॉ के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत उस अनुसूची का हिस्सा है। वंस ऑल नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो भी नोटिफिकेशन देती है कि हम इस इंडस्ट्री को एड ऑन करना चाह रहे हैं अनुसूची में, वो नोटिफिकेशन पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट की जाती है। पार्लियामेंट भी देखेगी, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा भी उसे समझेंगे। वो सेशंस लेंगे कि हाँ क्यों ये इंडस्ट्रीज को एड ऑन करना चाहिए, उनके नॉलेज में भी होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ का हिस्सा बनने जा रहा है। लॉ पे फाइनल अप्रूवल पार्लियामेंट से ही होता है, इसलिए उनके सामने भी इस नोटिफिकेशन को रखा जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 5 में, धारा 5। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंग्लिश के लिए सेक्शन 5 और ये हिंदी। तो सेक्शन 5 धारा 5 इसके अंतर्गत है। ये आप सेक्शन याद रखेंगे। सेक्शन 5 के अंदर धारा 5 के अंदर में क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम्स, इसके अंदर दी गई है स्कीम्स। कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम्स, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक। द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब कौन बनाएगा, किसके पास में पावर है? केंद्र सरकार। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर, अधिसूचना, राजपत्र में अधिसूचना देकर, मे फ्रेम अ स्कीम, कैन फ्रेम वो स्कीम बनाएगी जिन्हें हम कहते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। क्या कहा जाएगा उन स्कीम्स को? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड अंडर दिस एक्ट फॉर द एम्प्लॉयज और फॉर एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज
and specify the establishment or the class of establishment to which the said scheme shall apply, and there shall be established as soon as may be after framing the scheme. सिंपल सा इसका मतलब है कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्लास ऑफ, यानी मुझे सारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुझे पीएफ स्कीम बनानी है, या एक पर्टिकुलर कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए मुझे पीएफ स्कीम बनानी है, ये सारी स्कीम्स केंद्र सरकार बना सकती है। तो केंद्र सरकार नोटिफिकेशन देके इस अधिनियम के तहत भविष्य निधि की स्थापना के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना को फ्रेम कर सकती है, और उस योजना को लागू करने वाले प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग को निर्धारित कर सकती है, उसके ऊपर डिसीजंस ले सकती हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु हैज द पावर और हु फ्रेम्स द स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो ये हमारे केंद्र सरकार के पास में इसकी पावर होती है, वही स्कीम बनाएगी। अब स्कीम तो बन गई, स्कीम बना दी, इन स्कीम को एडमिनिस्टर करने के लिए भी तो कोई चाहिए, कुछ ऐसा भी तो चाहिए जो पूरा देख रेख करेगी कि पैसा कहाँ है, फंड आ रहा है या नहीं आ रहा, कंट्रीब्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयर ने पैसे दिए नहीं दिए, उसके लिए होता है हमारा सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड। सेक्शन 5A धारा 5 को अगेन कौन इसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट ऑन द डेट एज स्पेसिफाइड इन द लॉ। इस लॉ में जब भी या रूल्स के हिसाब से जब भी स्पेसिफाइड होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगेगा, वो सेंट्रल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है। और इस बोर्ड को अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहा जाता है। क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। फॉर द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड, टेरिटरीज, एरियाज, टेरिटरीज के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का कंट्रीब्यूशन करेगी, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बोर्ड कहते हैं। सो केंद्र सरकार अगेन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी एक तारीख को जो स्पेसिफाइड है यहाँ पे, ठीक है, निर्धारित है, या सेंट्रल केंद्र सरकार को जब भी लगता है कि हाँ इस तारीख से, तो उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी बोर्ड, जिसे हम केंद्रीय बोर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड का काम क्या होता है? इस बोर्ड का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, इस पर्टिकुलर लॉ, नॉट लॉ, पीएफ स्कीम के लिए, ये स्पेसिफिकली इस पीएफ वाले स्कीम के लिए बोर्ड है। अब इसका कंपोजिशन समझेंगे, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है, या इस कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे है कि इस बोर्ड के मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो पहले तो है हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, केंद्र सरकार के कुछ ऑफिशियल्स, ठीक है, केंद्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति, व्यक्तियों की नियुक्ति कौन, कितने होंगे? नॉट मोर देन 5%, 5, मैक्सिमम 5। They all are appointed by central government amongst themselves। जो सरकार, केंद्र सरकार में ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको इस पर्टिकुलर बोर्ड का हिस्सा बनाएगी। और वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाएगी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड है लेकिन यहां पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। कौन? नॉट मोर देन 15, मैक्सिमम कितने? 15 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट। जो भी इस प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत हिस्सा या स्टेट इन्वॉल्व है, जिन स्टेट्स के लिए पीएफ स्कीम बनाई जाती है, वो सारे स्टेट्स, बट मेंबर कितने होंगे? ओनली 15। सो 15 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, जो केंद्र सरकार स्पेसिफाई करेगी उन राज्य सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव, इस प्रतिनिधि
ठीक है, इस पर्टिकुलर बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, नियोक्ताओं के भी प्रतिनिधि होंगे, कितने? 10, 10 एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। और ये इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। और या तो वो डायरेक्टली, जो बेसिकली जैसे हमारी ट्रेड यूनियंस होती हैं एम्प्लॉयज के लिए, उन ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स में से एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उसी तरीके से एम्प्लॉयर का भी फेडरेशन होता है या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो एम्प्लॉयर का फेडरेशन, ऑर्गेनाइजेशन से, वहां से एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी, ठीक है। उसी तरीके से 10 होंगे, हमेशा याद रखेंगे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के। 10 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज, 10 जो कि इस स्कीम के लिए रिप्रेजेंटेशन देंगे एम्प्लॉय कर्मचारी की तरफ से। इनको भी अपॉइंट करने का काम किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। और वो कहां से होंगे? एज सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हैं कि हाँ इनके लिए पीएफ स्कीम है, तो वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेकर आएगी, ठीक है। समझ में आ गया कौन कौन है मेंबर्स? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 5 रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, 15 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट के, 10 आपके एम्प्लॉयर के, 10 आपके एम्प्लॉय के, ठीक है। The terms and conditions subject to which the member of the central board may be appointed and the time place, इस सेंट्रल बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं, इस सेंट्रल या केंद्रीय बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, उनका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, उनका काम करने का तरीका, उनके काम करने की जगह, उनका काम करने का समय, स्थान, प्रक्रिया, प्रोसीजर, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड एज पर दी स्कीम, निर्धारित है इस योजना के अंतर्गत, निर्धारित जिस तरीके से की गई है उसी हिसाब से चलेगी, ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 6A एंड सेक्शन 6C एडमिनिस्टर द फंड। सिंपल सा यहाँ पे ये समझना है, सेक्शन 6A पे भी आएंगे, सेक्शन 6 पे भी, सी पे भी जाएंगे। सेक्शन 6A बेसिकली आपका पेंशन के बारे में है, ठीक है। सी आपकी स्कीम से रिलेटेड है, इनको भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली केंद्रीय बोर्ड का काम क्या होता है? इस अधिनियम के अंतर्गत या पर्टिकुलर इस चैप्टर या स्कीम, पीएफ स्कीम के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के अधीन उसमें जो भी लिखा हुआ है या जो भी लॉ प्रोविजंस है उनको फॉलो करना, फॉलो करवाना, ठीक है। कि प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन 12% है, 10% है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां यूज करना है, वो एडमिनिस्टर करने का काम। तो मेरा एक पीएफ फंड बना हुआ है, उस फंड का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो पूरे एडमिनिस्टर करने का काम। कोई अगर नहीं दे रहा है, कोई एम्प्लॉयर ने नहीं सबमिट किया है, रिकवरी का काम, लेकर आओ, रिकवर करो, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सेंट्रल बोर्ड का। और सेंट्रल बोर्ड इसके अलावा और भी सारे फंक्शंस करेगी जो इस स्कीम के अंतर्गत उसे दिए जाएंगे, चाहे वो पेंशन स्कीम से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड हो। केंद्र सरकार उन फंक्शंस को भी करेगी, अन्य कार्य को भी करेगी। अब इस सेंट्रल बोर्ड की जितने भी एक्टिविटीज होंगी उसका प्रॉपर अकाउंट, लेखा जोखा मेंटेन करने का काम, एक्सपेंडिचर, इनकम, ठीक है, किस तरीके से खर्चे हुए, किस तरीके से आपने कहां पैसा इन्वेस्ट किया, ये सब कुछ एक अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। और ये किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, आफ्टर कंसल्टिंग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज द मेन, एक्चुअली जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले जो फंड अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करने का काम इनका होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद सो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी सीएजी से, और फिर क्या बनाएगी, एक फॉर्मेट बनाएगी, मैनर बनाएगी कि
इस तरीके से आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना है। मतलब आपके अकाउंट्स में इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर की एंट्री होनी चाहिए, एंट्री भी किस डेट से किस डेट तक होनी चाहिए, फाइनल रिटर्न कब होना, सारा का सारा आप उसी मैनर उसी फॉर्मेट में करेंगे जिस मैनर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। और ये सारा काम केंद्र बोर्ड का है। जब ये अकाउंट बन जाता है, ये जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इस अकाउंट का ऑडिट होगा। कौन करेगा ऑडिट? एनुअली होगा, सालाना ऑडिट होगा। और कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यही हमारे सीएजी कहेंगे। और इसके दौरान, इसके ऑडिट करने के दौरान जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी खर्चा होता है, दैट इज टू बी पेएबल बाय सेंट्रल बोर्ड टू सीएजी। वो सारा खर्चा सेंट्रल केंद्रीय बोर्ड सीएजी को पे करेगा। इनके पास में पावर होगी कि वो ऑडिट करते वक्त जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनसे ले सकते हैं। ठीक है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन कनेक्शन विद इट। ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है। ये वही चीज है कि ऑडिट करते वक्त अगर किसी भी तरीके के वाउचर्स, बुक, ठीक है, पुस्तकें, लेखें, जो भी चाहिए सीएजी को, वो प्रोवाइड करने का काम सेंट्रल बोर्ड का है ऑडिट और इंस्पेक्शन करते वक्त। एक बार जब अकाउंट ऑडिट हो जाता है, इट इज सर्टिफाइड बाय सीएजी। ठीक है, उसका ऑडिट कर लिया, सीएजी क्या करेंगे? उसे सर्टिफाई करेंगे। सर्टिफाई करने के बाद में द ऑडिट रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल बोर्ड। रिपोर्ट वो वापस सेंट्रल बोर्ड को देंगे और वो रिपोर्ट सेंट्रल बोर्ड, केंद्र बोर्ड कहां ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ऑल द कमेंट्स जो सीएजी ने उस पर किए होंगे कि भैया ये कमी थी, ये गलत था, ये एंट्री सही थी, ये नहीं। तो रिपोर्ट कमेंट्स के साथ में सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी और उसी के अकॉर्डिंग आगे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हमने सेक्शन नंबर 5 पढ़ा, 5 पढ़ा, 5A पढ़ा। 5 क्या था? कि स्कीम्स कौन बनाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफ से रिलेटेड स्कीम बनाती है। 5A सेंट्रल बोर्ड है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसका कंपोजिशन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 5 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 फ्रॉम दी योर स्टेट, 10 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉयर। इसका काम क्या है सेंट्रल बोर्ड का? कि वो जितने भी फंड है पीएफ से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, उनको एडमिनिस्टर करने का काम। अब हम आते हैं धारा 5 क या फिर 5A डबल ए, एग्जीक्यूटिव कमिटी, कार्यकारी समिति। अब ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है नोटिफिकेशन देकर, जिसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव कमिटी। इसका काम होता है असिस्ट करना सेंट्रल बोर्ड को, असिस्ट करना, एडवाइजरी है, सेंट्रल बोर्ड को हेल्प करना उसके फंक्शंस को अच्छे से करने के लिए। सो केंद्र सरकार राजपत्र के अधिसूचना द्वारा ऐसे तारीख को जो उसमें निर्धारित है, प्रिस्क्राइब्ड है, केंद्र बोर्ड को उसके कार्यों के प्रदर्शन में सहायता देने के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन कर सकती है। अब इसके मेंबर्स का पता होना आपको जरूरी है। द एग्जीक्यूटिव कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, एक अध्यक्ष होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ही अपॉइंट करेगी। लेकिन वो आएंगे कहां से? ये अपॉइंटमेंट होगी कहां से? अमंग्स द मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड। जो आपका केंद्र बोर्ड था ना, सेंट्रल बोर्ड, उसके जो मेंबर्स हैं, उन्हीं मेंबर्स में से एग्जीक्यूटिव कमिटी, ठीक है, इसी एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर का चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। 2 persons अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अमंग्स द पर्सन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लोग कहां से लेंगे?
उसी सेंट्रल बोर्ड से लेंगे जहां पे 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। वहां से 2 लोग यहां आएंगे, फिर आपके स्टेट के जो 15 रिप्रेजेंटेटिव थे ना सेंट्रल बोर्ड में, वहां से यहां 3 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एम्प्लॉयर के जो 10 रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट बोर्ड के, यहां 3 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ठीक है। और एम्प्लॉय के जो 10 रिप्रेजेंटेटिव थे सेंट्रल बोर्ड के, यहां 3 आएंगे। इसके अलावा जो आपको यहां इंपॉर्टेंट रखना है याद, द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर CPFC, ये जो पर्सन है, ऑफिसर है, जिन्हें हम ऑथराइज्ड ऑफिसर कहते हैं इस लॉ के अंतर्गत, ये एक्स ऑफिशियो होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ये पोजीशन इन्हीं के लिए फिक्स्ड है, यानी अगर एग्जीक्यूटिव कमिटी बनती है, कभी भी बनेगी, किसी भी केस में बनेगी, एक CPFC सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उसका हिस्सा होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब है इनकी पोजीशन फिक्स्ड है, इनको कोई और ले नहीं सकता। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? बहुत स्लो जा रही हूं, एम आई क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोसीजर, किस तरीके से काम होगा, क्या शर्तें होंगी, क्या समय, क्या टाइम होगा, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, नियुक्ति कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, इस एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर्स का प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत क्या वो काम करेंगे, इन सब को डिसाइड करने का काम, पावर किसके पास में है, किसके पास में होगा? इट वुड बी गिवन अंडर द स्कीम्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 2B। थोड़ी देर पहले हमने 5A के अंतर्गत सेंट्रल बोर्ड पढ़ा ना। 5A सेंट्रल बोर्ड, क्या काम है इसका? एडमिनिस्टर करना फंड का, किसके लिए? PF स्कीम से रिलेटेड जो भी फंड है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना। कौन करता है इसका अपॉइंटमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। अब है स्टेट बोर्ड, राज्य बोर्ड। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, केंद्र सरकार ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्टेट बोर्ड बाय गिविंग अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करते वक्त कंसल्टेशन करेगी गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्टेट बोर्ड बनाया जा रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करेगी, परामर्श लेगी उस राज्य सरकार, उस राज्य के सरकार से कि आप बताइए, मतलब कंसल्टेशन करेगी कि इस तरीके से बोर्ड नियुक्त करना है, आप बताएंगे मेंबर्स क्या क्या होंगे, या फिर कंसल्टेशन करेगी कहां होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन। और इसका नाम क्या होगा? स्टेट फॉर द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, स्टेट बोर्ड है, a state a board of trustee herein after called as the state board for the given scheme, ठीक है। जो भी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको काम देगी, वो काम इनको पूरे टाइम टू टाइम करने होंगे। क्या इनके टाइम्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अगर वैकेंसीज आती हैं, टाइम प्लेस, सारी चीजें स्कीम के अंतर्गत जैसे दी गई हैं उसी हिसाब से फॉलो की जाएगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5C, धारा 5, ठीक है। सी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज टू बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो आपकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है ना, कौन सी है? एक तो सेंट्रल बोर्ड है और एक स्टेट बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड। इनको हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। न्यासी बोर्ड के वैधानिक रूप, अब इसका मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट, इनको बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट यानी बॉडी कॉर्पोरेट स्टेटस मिलने का मतलब क्या होता है? तो ये जो है, जो हमारे 2 बोर्ड्स हैं, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड, इनको बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट या न्यासी बोर्ड का इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी
किसी भी बॉडी को जब आप बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, इसका मतलब है इस बॉडी का परपेचुअल सक्सेशन, लॉन्ग टर्म तक सक्सेशन होता है, निरंतर। आप ऐसे ही उसको एंड नहीं कर सकते, ठीक है, एंड नहीं कर सकते। कॉमन सील, उसकी अपनी मोहर होगी, अपनी अपना आइडेंटिटी होगा। कैन एंड शैल बाय द सेड नेम, जो भी इसका नाम है, सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, जो भी इसका नाम है, कैन सू एंड कैन बी सूड, मुकदमा दायर कर सकती है और इसके अगेंस्ट मुकदमा दायर किया भी जा सकता है। तो किसी भी तरीके से बोर्ड जो सेक्शन 5A और 5B के अंडर गठन किए जाने वाले बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड, राज्य बोर्ड, इनको हम कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट 5D, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, अधिकारियों की जो अधिकार होंगे, अधिकारी होंगे या मेंबर्स होंगे, ऑफिसर्स जिसे हम ऑथराइज्ड ऑफिसर्स बोलते हैं, ईपीएफ, एपीएफसी, ठीक है, सीपीएफसी, एपीएफओ, ईपीएफओ, ये सब के सब जितने ऑफिसर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? ठीक है, पता होना चाहिए प्रोविजंस क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार, अपॉइंट अ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। किसे अपॉइंट करेंगे? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, केंद्र भविष्य निवृत्ति आयुक्त के नियुक्ति करेगी, ठीक है। सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और ये क्या होंगे? सीईओ, सेंट्रल बोर्ड के सीईओ कौन होंगे? सीपीएफसी। तो सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड के सीईओ अगर आपको पूछा जाता है तो वो कौन होंगे? सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सब्जेक्ट टू दी जनरल कंडक्ट, कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ बोर्ड, यानी ये जो सेंट्रल बोर्ड के अंदर आप जो सीईओ बने हो, आपको कंप्लीटली सेंट्रल बोर्ड के सुपरिटेंडेंस या कंट्रोल में काम करना है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, केंद्र सरकार अपॉइंट कर सकती है फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। चीफ अकाउंट ऑफिसर, इनका काम क्या होगा? फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, चीफ अकाउंट ऑफिसर है, ये असिस्ट करेंगे इन सीईओ, यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की इनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में। तो क्या है हमारा? सेंट्रल बोर्ड है, उसके सीईओ कौन है? सीपीएफसी है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, केंद्र सरकार करती है। इनको असिस्ट करने के लिए हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं एंड सीए, चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, ये असिस्ट करेंगे सीईओ को, और इनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार एडिशनल, अतिरिक्त सीपीएफसी, एडिशनल सीपीएफसी, डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, डेप्यूटी, रीजनल, असिस्टेंट और सच अदर ऑफिसर जो उनको लगता है नेसेसरी है स्कीम्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कुशल प्रशासन के लिए, जितने ऑफिसर्स की नियुक्ति जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है। बट एक कंडीशन है यहां पे, ये जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है, जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है, सीपीएफसी की हो, फाइनेंशियल एडवाइजर की हो, या किसी भी मेंबर की हो जो कि सेंट्रल बोर्ड के हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली अगर वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट, जो हमारे लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में, ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए है, बिना यूपीएससी के कंसल्टेशन के नहीं करेगी। इसलिए आपने देखा है
यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं ना, एपीएफसी आने वाला है जो कि जिस पोजीशन के लिए, ये उनके कंसल्टेशन के बिना नहीं करेगी। इन सब की अपॉइंटमेंट यूपीएससी के कंसल्टेशन से होगी अगर वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के पे स्केल पे है। ठीक है। स्टेट बोर्ड में विथ अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट सच स्टाफ एज इट मे कंसीडर। और स्टेट बोर्ड के केस में वो सरकार, राज्य सरकार से अप्रूवल लेगी। राज्य बोर्ड के केस में राज्य सरकार से मंजूरी लेगी, अप्रूवल लेगी, कंसल्टेशन नहीं, मंजूरी लेगी कि भाई हम इनको हायर करना चाहते हैं, इन स्टाफ को कर सकते हैं क्या, कर्मचारियों को हायर करना है, अपॉइंट करना है, तो वो कर सकती है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सैलरी, अलाउंस, डिसिप्लिन एंड अदर कंडीशन सारी की सारी इन ऑफिसर्स के लिए क्या होगी, डिसाइडेड होगी। किस तरीके से उनको रिक्रूट किया जाएगा, किस तरीके से उनके सैलरी दिए जाएंगे, सब कुछ स्पेसिफाइड की जाएगी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, क्योंकि वो सभी के सभी केंद्र बोर्ड के सुपरिटेंडेंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ स्पेसिफाइड है एज पर द लॉ। अब एक चीज आपको यहां पे पॉइंट मिसिंग है एक्चुअली। जब यूपीएससी से कंसल्ट करते हैं ना, तो ये जो ऑफिसर्स है ना हमारे सीपीएफसी या एडिशनल प्रोविडेंट फंड, जो भी ऑफिसर्स हैं, इनको कंसल्टेशन के बाद ही, यूपीएससी से कंसल्ट करने के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर इन पोजीशंस पे किसी एक आईएएस की या किसी एक ऑफिसर की जो ऑलरेडी ग्रुप ए और ग्रुप बी में काम कर रहा है, उन लोगों की नियुक्ति हुई है, तो कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई एक ऐसी पोजीशन है जो 1 साल की जो टेन्योर है उससे कम है, तो उस केस में कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती है। कंसल्टेशन तब होगा जो अगर नए लोगों को लिया जा रहा है और उनकी पोजीशन 1 साल से ज्यादा चलेगी, तो आप यूपीएससी से कंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर वो पर्सन ऑलरेडी आईएएस, आईएफएस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो आप उनके लिए अप्रूवल यूपीएससी से नहीं लेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी यूपीएससी के कंसल्टेशन से ही आए हैं। या ग्रुप ए ग्रुप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सी मैं आपको हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूं। कई बार क्या होता है कि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं। मैं सिंपल से इसको बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो आपको पूछ सकते हैं कि सेक्शन 5 क्या है। तो हमारा सेक्शन 5 कहता है कि केंद्र सरकार या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्कीम फ्रेम कर सकती है पीएफ से रिलेटेड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूं मैं। 5B क्या कहता है? 5B कहता है सेंट्रल बोर्ड की अपॉइंटमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, और उसके कंपोजिशन को आप याद रखेंगे। 5A है, बी नहीं। 5AA कहता है, आप हिंदी में ऐसे याद रखेंगे, ये क है और ये डबल क। ठीक है, ये है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम क्या है? असिस्ट करना सेंट्रल बोर्ड को। इसके कंपोजिशन या मेंबर्स कहां से आते हैं? सेंट्रल बोर्ड से ही आते हैं। 5B के अंदर हम पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड का कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट भी, नॉट कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो जिस स्टेट के लिए है वहां के स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद। इसका काम क्या होता है? इसका काम उस पर्टिकुलर स्टेट के पीएफ से रिलेटेड एडमिनिस्टर करना। 5C में हम पढ़ते हैं जो हमारे ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, उनको क्या मिला है? कॉर्पोरेट बॉडी का। 5C यही है ना? हाँ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस मिला हुआ है। और 5D के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कौन से ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इनके अंदर किन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। सीपीएफसी, एडिशनल सीपीएफसी, डेप्यूटी सीपीएफसी, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंट ऑफिसर, इनकी लिस्ट पता होनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऑफिसर्स हैं जो नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, या कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कौन सा केंद्र सरकार करती है, कौन सा केंद्र सरकार नहीं करती है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं 5DD, acts and proceedings of central board or its executive committee or state board not to be invalidated on certain ground। ये जो भी प्रोसीडिंग्स करती है ना ये बोर्ड,
या ये जो भी एक्शंस लेती हैं, केंद्र बोर्ड हो गई, स्टेट बोर्ड हो गई, या आपकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो गई, या एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई, इनकी किसी भी प्रोसीडिंग को हम इनवैलिड इसलिए नहीं बोलेंगे, आप ये नहीं बोल सकते कि इनकी प्रोसीडिंग या इनके द्वारा किए गए प्रोसीजर इनवैलिड है, क्योंकि इनके जो कंपोजिशन थी उसमें कोई वैकेंसी थी या डिफेक्ट था। यानी जो मेंबर है ना, 5 मेंबर एम्प्लॉय, 10 मेंबर एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव, 10 एम्प्लॉय के 15 स्टेट, अगर डिफेक्ट होता है, कोई अपनी बॉडी, कोई अपनी ड्यूटीज को उस कॉम्पिटेंसी से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सक्षम नहीं है किसी चीज को करने के लिए एक पर्टिकुलर मेंबर, या वैकेंसी है यानी कोई पोजीशन खाली रह गई है, जस्ट बिकॉज इस रीजंस की वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड की प्रोसीडिंग इनवैलिड है। ठीक है, क्लियर। केंद्रीय बोर्ड या धारा 5 ए एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति या राज्य बोर्ड द्वारा किए गए कई कृत्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रशंकित नहीं की जाएगी कि केंद्र बोर्ड या कार्यकारी समिति या राज्य बोर्ड की संरचना में कोई रिक्त या दोष, वैकेंसी है, पोजीशन खाली है या डिफेक्ट है। इसकी वजह से आप उनकी प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं कहेंगे। ठीक है, दैट इज 5DD। 5E को कंप्लीट करते हैं, सेशन को खत्म करते हैं। डेलीगेशन। अब इस डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? जब एक हाई अथॉरिटी, हाई लेवल के लोग लोअर अथॉरिटी को कोई ड्यूटीज अलॉट कर देते हैं, अपना कोई काम डेलीगेट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं डेलीगेशन। प्रत्यय योजन, सिंपल सा मतलब है, एक बॉस है, सीनियर है, छुट्टी पे जा रहे हैं या किसी भी रीजंस की वजह से इन बॉस ने कहा मेरे पास बर्डन ज्यादा है, आप प्लीज एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट होना है, कैंपस में जाना है और वहां जाके रिक्रूटमेंट करना है। बॉस कह रहे हैं मैं थोड़ा सा बिजी हूं, एचआर डिपार्टमेंट के हेड को का टाइम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो एचआर मैनेजर है उन्हें भेज दो। तो इन्होंने क्या किया, अपनी इस ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे वाले मेंबर को डेलीगेट कर दिया, दे दिया। इसे हम डेलीगेशन कहते हैं। सो इसी तरीके से सेंट्रल बोर्ड जो है अपनी किसी भी एक्टिविटीज को या ड्यूटी को डेलीगेट कर सकते हैं, पावर को डेलीगेट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव की कमिटी को जो असिस्ट करने के लिए बनाई गई है, या चेयरमैन ऑफ बोर्ड को, ठीक है, जो वाइस चेयरमैन चेयरमैन पड़ा है, या स्टेट बोर्ड डेलीगेट कर सकता है अपने से नीचे चेयरमैन को पावर्स को, और स्पेसिफाई कर सकता है उस पावर्स के अंदर आपको करना क्या है। फॉर व्हाट? एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। सी कई बार होता है कि बर्डन इन बोर्ड का या इन एग्जीक्यूटिव कमिटी का फॉर्मेशन क्यों किया जा रहा है, इसलिए करते हैं असिस्ट करने के लिए कि भाई जब बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, स्कीम्स का काम सही नहीं चल रहा है, स्कीम्स के प्रोविजंस को सही तरीके से एक ही बॉडी देख नहीं पा रही है, तो वो डेलीगेट करती है कि भाई आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको दे रहे हैं, आप इसे करिए। वो किसी भी तरीके की पावर दे सकते हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएफ स्कीम से रिलेटेड हो। क्लियर? तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 5A, 5AA, 5B, 5C, 5D, 5DD और 5E। सबको क्लियर है? एम आई क्लियर? कल हम शुरू करेंगे सेक्शन सेक्शन 6। स्टूडेंट्स, या श्रुति, यू हैव रेज्ड योर हैंड। श्रुति, आपको कुछ कहना है? नथिंग? Okay, so that was the session. Thank you so much.